नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपने अपने पति का शून्य से शिखर तक पहुंचने में साथ दिया। आपने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। आप खुद भूखी रहीं। आपने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। लेकिन जब वह सफल हो गया तो उसने आपको एक दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। एक ऐसी औरत जो उसके अनुसार ज्यादा क्लासी थी। और उसकी शादी के दिन पूरा खानदान वहां मौजूद था। शानदार दावत, जगमगाती रोशनी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो औरत मंडप के सामने रोने लगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की कहानी शुरू करें, कृपया कमेंट में लिखें कि आप यह कहानी किस शहर से देख रहे हैं। उम्मीद है कि जो कोई भी इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाएगा, ईश्वर उसके हर कदम को आसान बनाए, उसकी झोली खुशियों से भर दे, उसे अच्छा स्वास्थ्य दे और इस लोक और परलोक की सभी इच्छाओं को पूरा करे। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस रात उनके छोटे से घर की टिन की छत पर धीरे धीरे बारिश हो रही थी। संकरी लेकिन साफा सुथरी रसोई में मीरा एक सादा सा रात का खाना तैयार कर रही थी, भिंडी की सब्जी और रोटियां। जबकि बैठक में राजेश अपने मोबाइल की स्क्रीन को सपाट चेहरे से घूर रहा था। सुनिए, खाना खा लीजिए, मीरा ने धीरे से कहा। खाना ठंडा हो रहा है। राजेश ने बिना मुस्कुराए एक नजर डाली। बाद में मैं ऑफिस के चैट का जवाब दे रहा हूं। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गई। करीने से सजी हुई मेज को देखते हुए, पहले जब भी वह खाना बनाती थी, राजेश हमेशा उसकी तारीफा करता था। हमेशा कहता था, तुम्हारे हाथ का खाना मुझे घर जल्दी आने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अब यह सब एक भूली हुई याद बन चुकी थी, जो बारिश में खोई हुई आवाज की तरह दूर लगती थी। उसने दीवार पर लटकी अपनी शादी की तस्वीर को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। मीरा एक साधारण सफेद साड़ी में और राजेश एक काले सूट में जो उन्होंने किराए पर लिया था। उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ था। प्यार, हंसी और उम्मीदें। लेकिन अब उनका प्यार उस घर की दीवारों पर लगी दीमक की तरह था, जो समय के साथ फीका पड़ रहा था और चुपचाप टूट रहा था। अगली सुबह मीरा ने हमेशा की तरह नाश्ता तैयार किया, लेकिन इस बार राजेश आईने के सामने एक महंगी टाई पहने खड़ा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। नई है? मीरा ने पूछा। ऑफिस से तोहफा मिला है, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। मीरा मुस्कुराई। बहुत अच्छी लग रही है, आप और भी सफल दिख रहे हैं। राजेश ने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक ऐसी पत्नी की भी जरूरत है जो खुद को मेरे हिसाब से ढाल सके। मीरा चुप हो गई। आपका मतलब? राजेश ने एक लंबी सांस ली। मैं थक गया हूं मीरा। मुझे एक ऐसी साथी चाहिए जो मेरे काम की दुनिया को समझे, जिसे ऑफिस की पार्टियों में ले जाया जा सके, न कि सिर्फ घर पर रहे। मीरा ने आंसू रोकने की कोशिश की। मैं सीख सकती हूं जी, बस आप मुझे सिखाएं तो सही। लेकिन राजेश बस फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, सीखना काफी नहीं है अगर सोच ही गांव वाली हो। यह शब्द एक ठंडे चाकू की तरह उसके सीने में चुभ गए। लेकिन मीरा चुप रही, सिर झुकाकर धीरे से बोली, ठीक है जी, मैं बेहतर बनने की कोशिश करूंगी। जी जी, एक कम MC एहसान। कई हफ्ते बीत गए। राजेश घर कम आने लगा। जब भी पूछा जाता, जवाब हमेशा एक ही होता, देर तक काम, मीटिंग, ऑफिस के मामले। लेकिन चुपचाप मीरा सच्चाई जानती थी। एक रात उसने राजेश के फोन पर एक नोटिफिकेशन जलते देखा। स्क्रीन पर जो नाम आया, उसने उसका दिल तोड़ दिया। नताशा। संदेश छोटा था, अपनी ग्रे जैकेट मत भूलना, आज रात क्लाइंट के साथ डिनर है। लेकिन जिस चीज ने मीरा का दम घोंट दिया, वह उस संदेश के अंत में दिल वाला इमोजी था। उसने गुस्सा नहीं किया, चीखी नहीं, या किसी और पत्नी की तरह हंगामा नहीं किया। वह बस फर्श पर बैठ गई, उस फोन को देखती रही और फिर फुसफुसाई, हे ईश्वर, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना। अगर यह कोई सजा है तो मुझे माफ कर देना। उस रात पहली बार मीरा अपने पति के लिए प्रार्थना किए बिना सोई। उसने सिर्फ अपने टिके रहने के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह मीरा हमेशा की तरह बाजार गई। रास्ते में उसकी मुलाकात कमला से हुई, जो उसकी पड़ोसन थी और गपशप करना पसंद करती थी। अरे मीरा, तुम्हें पता है तुम्हारा पति आजकल ऑफिस की एक लड़की के साथ बहुत दिखता है। सुंदर है, लंबी है और उसकी गाड़ी भी बहुत अच्छी है। उसने आधी ईर्ष्या और आधी दया के भाव से कहा। मीरा ने एक असहज मुस्कान दी। हाँ, शायद उसकी सहकर्मी होगी।
लेकिन वे दोस्त से ज्यादा लगते हैं। मीरा चुप रही। वह जानती थी कि कमला का इरादा बुरा नहीं था, लेकिन उसका दिल फिर भी दुखता था। घर पर वह बरामदे में देर तक बैठी रही। फिर से हो रही बारिश को देखते हुए उनकी सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। किराए के छोटे से घर में शादी का पहला दिन, बिजली चले जाने पर जागकर बिताई रातें, साथ में कपड़े सुखाते समय उनकी हंसी। अब यह सब एक सपने जैसा लगता था जिसे वह खत्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे जबरन जगा दिया गया था। उस शाम राजेश नशे में घर आया। उसकी कमीज में सिलवटें थीं, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें अहंकार से चमक रही थीं। तुम यहां क्यों बैठी रहती हो? प्यार की भीख मांगने वाली की तरह मेरा इंतजार करती हो? मीरा ने उसे शांति से देखा। मैं बस आपके घर आने का इंतजार कर रही थी। राजेश ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। तुम्हें लगता है मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है? मेरी अब एक बेहतर जिंदगी है मीरा, तुम मेरी दुनिया के लायक नहीं हो। मीरा ने उसे देखा, गुस्से से नहीं बल्कि गहरे दुख से। अगर आपकी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं बस एक चीज मांगती हूं। क्या? यह मत भूलना कि उस दुनिया को हमने साथ मिलकर बनाया था। राजेश ने जवाब नहीं दिया। वह कमरे में गया और दरवाजा पटक दिया, जबकि मीरा बैठक में बैठी रही, मेज पर रखे छोटे से लैंप को देखते हुए जो टिमटिमा रहा था। वह लैंप राजेश ने उनकी शादी के पहले साल में दिया था। एक लैंप जो उसके अनुसार उनके कभी न बुझने वाले प्यार का प्रतीक था। और उस रात पहली बार वह लैंप बैटरी खत्म होने के कारण बुझ गया। उस दिन आसमान बहुत साफ था, लेकिन मीरा का दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। राजेश सुबह सुबह एक ग्रे सूट और एक नए परफ्यूम के साथ निकल गया, जिसे उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। जी, आप नाश्ता नहीं करेंगे? मीरा ने पूछा, अभी भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। नहीं, आज सुबह मेरी मीटिंग है, एक बहुत जरूरी क्लाइंट बाहर से आया है। राजेश ने अपनी टाई ठीक करते हुए जल्दी से जवाब दिया। लेकिन जो चीज मीरा को चुभ गई वह उसका जवाब नहीं, बल्कि उसकी आवाज का लहजा था। ठंडा, जैसे किसी अजनबी से बात कर रहा हो। मीटिंग कहाँ है? होटल एलोरा में। होटल में? हाँ, बिजनेस मीटिंग है, कोई निजी मामला नहीं। दरवाजा बंद होने के बाद मीरा ने सड़क के मोड़ पर गायब होते हुए अपने पति की परछाई को देखा। उसकी सांस धीमी थी, लेकिन आंखों में आंसू भरने लगे थे। वह जानती थी कि कुछ बदल रहा है, बस वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इस बीच जिस होटल में राजेश ने मीटिंग की बात कही थी, वहां एक खूबसूरत महिला सफेद सूट में लॉबी में इंतजार कर रही थी। वह नताशा थी, वह महिला जो चुपके से राजेश के दिल में खाली जगह भर चुकी थी। उसके बाल करीने से जूड़े में बंधे थे, होंठों पर हल्की लाल लिपस्टिक थी। उसकी मुस्कान तेज लेकिन शहद में लिपटे जहर की तरह गर्म थी। मिस्टर राजेश, आखिरकार आप आ ही गए, नताशा ने धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। माफ करना, ट्रैफिक बहुत था, राजेश ने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैंने अभी कॉफी ऑर्डर की है, बैठिए। वे ऑफिस के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत काम से दूर होती गई। नताशा बातचीत के बीच में हंसती और हर बार ऐसा होने पर राजेश उसे जरूरत से ज्यादा देर तक देखता। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, सर, नताशा ने अपनी कॉफी के चम्मच से खेलते हुए कहा। आपकी पत्नी बहुत खुशकिस्मत होंगी कि उन्हें आप जैसा बुद्धिमान पति मिला। राजेश चुप हो गया। वह एक अच्छी इंसान है, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। अलग दुनिया? राजेश ने एक आह भरी। वह मेरी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझती। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन वह अभी भी रसोई और बिजली के बिल में उलझी हुई है। नताशा धीरे से मुस्कुराई। शायद आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपके साथ चल सके, आपके पीछे नहीं। यह वाक्य राजेश के दिमाग में गहराई से चुभ गया। पहली बार उसे लगा कि उसे समझा गया है या शायद बस चाहा गया है। शाम को मीरा कपड़े सुखा रही थी जब उसकी पड़ोसन कमला फिर से पुराने अखबार लेकर आई। मीरा, देखो, मुझे ऑफिस की पत्रिका में तुम्हारे पति की तस्वीर मिली, उसने बीच के पन्ने की ओर इशारा करते हुए कहा। मीरा ने धड़कते दिल से उसे लिया। तस्वीर में राजेश एक कंपनी के कार्यक्रम में एक महिला के बगल में खड़ा था। वह महिला नताशा थी। वे बहुत करीब दिख रहे थे, जरूरत से ज्यादा करीब। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद यह सिर्फ काम की तस्वीर है कमला जी, लेकिन कैप्शन तो देखो, मेगा सिटी प्रोजेक्ट में एक अविभाज्य गतिशील जोड़ी। वाह, यह जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। जोड़ी शब्द एक तीर की तरह मीरा के दिल में चुभ गया। कमला के जाने के बाद वह उस तस्वीर को देर तक देखती रही। राजेश की आंखों में कुछ था,
सिर्फ गर्व नहीं बल्कि खुशी भी थी। वह खुशी जो उसने घर पर बहुत समय से नहीं देखी थी। उस रात राजेश सामान्य से ज्यादा देर से घर लौटा। मीरा अभी भी जाग रही थी। खाने की मेज पर उसकी पसंदीदा पनीर बटर मसाला की 2 प्लेटों के साथ इंतजार कर रही थी। जी, मैंने आपका पसंदीदा पनीर बटर मसाला बनाया है। राजेश ने अपना कोट उतारा और बिना देखे जवाब दिया, मैंने खा लिया है। मीरा ने सिर झुका लिया। ओह ठीक है। वह प्लेट हटाने लगी, लेकिन अचानक राजेश ने कहा, तुम्हें पता है आज मेरी मीटिंग नताशा के साथ थी। वह बहुत होशियार है मीरा, दूरदर्शी है। अगर वह मेरी पत्नी होती तो मुझे यकीन है कि मैं और आगे बढ़ सकता था। इस वाक्य ने मीरा को स्थिर कर दिया। उसके हाथ हवा में कांप रहे थे, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद वह होशियार होगी। जी, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको आगे बढ़ाने वाला आपके बगल वाला नहीं बल्कि ऊपर वाला है जो आपको रोजी देता है। राजेश ने उसे तीखी नजरों से देखा। अब तुम प्रवचन देना शुरू करोगी? जी, मुझे बस डर है कि आप यह भूल न जाएं कि आपको इस मुकाम तक किसने पहुंचाया। राजेश ने एक आह भरी और कमरे में चला गया। उसके पीछे मीरा ने धीरे से फुसफुसाया, और मुझे यह भी डर है कि आप यह भूल गए हैं कि शून्य से आपके साथ कौन चला था। अगले कुछ दिनों में उनके रिश्ते में और ठंडक आ गई। राजेश अक्सर शहर से बाहर रुकने लगा। जब भी मीरा फोन करती, सामने से एक ठंडी आवाज आती। एक रात तक जब मीरा को एक अनजान नंबर से एक संदेश मिला, अगर तुम अपने पति से प्यार करती हो तो देखो आज रात वह किसे छोड़ रहा है। संदेश के साथ एक तस्वीर थी। राजेश और नताशा एक अपार्टमेंट के सामने कार से उतर रहे थे। नताशा ने राजेश का हाथ पकड़ा हुआ था, सड़क की रोशनी में हंस रही थी। मीरा ने उस तस्वीर को देर तक देखा। उसका दिल जैसे निचोड़ दिया गया हो, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। उसने फोन की स्क्रीन बंद की और अपने घर के छोटे से मंदिर में चली गई। हे ईश्वर, उसने धीरे से कहा, अगर वह अब मेरी किस्मत में नहीं है तो मुझे उससे नफरत मत करने देना, बल्कि मुझे उसे एक आभारी दिल से छोड़ने की शक्ति देना। अगली सुबह मीरा ने अपनी डायरी में कुछ लिखा। आज मैंने सीखा कि प्यार को आंसुओं से नहीं बचाया जा सकता। कभी कभी चुप रहना ही किस्मत को अपना काम करने देने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उसने किताब बंद की और धीरे से मुस्कुराई। इसलिए नहीं कि वह ठीक हो गई थी, बल्कि इसीलिए कि उसने आखिरकार अपने घावों के साथ शांति बनाना शुरू कर दिया था। और कहीं और राजेश एक आलीशान रेस्टोरेंट में नताशा के साथ डिनर कर रहा था। वह हंस रहा था, महसूस कर रहा था कि दुनिया अब उसकी मुट्ठी में है, यह जाने बिना कि वह मुट्ठी धीरे धीरे राख में बदलने वाली थी। उस शाम उनका छोटा सा घर सामान्य से ज्यादा चहल पहल भरा लग रहा था। मीरा ने बड़े मन से खाना बनाया। कढ़ी, भरवा करेले, हरी चटनी और ठंडा खीरे का रायता। उस दिन राजेश ने कहा था कि वह ऑफिस के कुछ सहकर्मियों को रात के खाने पर बुलाएगा। मीरा धीरे से मुस्कुराई। शायद यह सब कुछ ठीक करने का एक मौका है, उसने सोचा। वह चाहती थी कि राजेश देखे कि वह अभी भी सबसे अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही है, भले ही उसका दिल अब जख्मों से भर चुका था। जब मेहमान आए तो घर का माहौल तुरंत बदल गया। हंसी और गिलासों की खनक से बैठक गूंज उठी। नताशा भी आई थी, एक हल्के भूरे रंग की पोशाक पहने। नताशा भी उन्हा सुंदर लेकिन ज्यादा दिखावा नहीं। और मीरा, वह जानती थी कि ऐसी महिला के सामने वह हमेशा छोटी दिखेगी। राजेश ने बड़े उत्साह के साथ अपने मेहमानों का एक एक करके परिचय कराया, लेकिन जब मीरा की बारी आई तो उसकी आवाज सपाट हो गई। यह मेरी पत्नी है मीरा, वह बस घर पर ही रहती है, उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। यह वाक्य सुनने में हल्का था, लेकिन मीरा के लिए बहुत भारी था। उसने सिर झुकाकर विनम्रता से मुस्कुराया और सिर हिलाया। वाह राजेश भाई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपकी पत्नी सुंदर है, एक पुरुष सहकर्मी ने कहा। नताशा ने एक नरम लेकिन चुभने वाले लहजे में जवाब दिया, सुंदर तो है, लेकिन दुख की बात है कि राजेश सर के साथ औपचारिक कार्यक्रमों में जाने के लायक नहीं है। कुछ मेहमान धीरे धीरे हंसे। राजेश बस मुस्कुराया, मीरा का बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि जैसे वह उस मजाक का आनंद ले रहा हो। मीरा ने अपनी प्लेट को देखा, एक लंबी सांस रोके हुए। मन ही मन उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे नफरत मत करने देना, मेरी जबान को गुस्से से जवाब मत देने देना। रात के खाने के बाद नताशा और अन्य मेहमान बैठक में चाय पीते हुए बैठ गए। मीरा रसोई में बर्तन साफ करने में व्यस्त थी। दरवाजे के पीछे से
वह अभी भी उनकी बातचीत सुन सकती थी। सर, मुझे यह घर पसंद है, नताशा ने चारों ओर देखते हुए कहा। साधारण है, लेकिन भविष्य के निदेशक के लिए बहुत ज्यादा साधारण, राजेश धीरे से हंसा। इसीलिए मैं एक नया घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूं। यह तो बस अस्थाई है। मीरा ने बर्तन धोना बंद कर दिया। बस अस्थाई, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसके हाथ कांप रहे थे, गुस्से से नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई के एहसास से। राजेश के लिए यह घर, यह शादी और शायद वह खुद, सब कुछ बस अस्थाई था। कुछ घंटों बाद मेहमान चले गए। राजेश नताशा को उसकी कार तक छोड़ने गया और गेट के सामने काफी देर तक बात करता रहा। रसोई की खिड़की से मीरा ने उसे देखा। राजेश की वह गर्म मुस्कान जो कभी उसके लिए थी, अब किसी और महिला के लिए थी। जब राजेश आखिरकार घर में आया तो मीरा ने सब कुछ साफ कर दिया था। मेज साफ थी, रसोई साफ थी, लेकिन उसका दिल चूल्हे में राख जैसा महसूस हो रहा था। जी, मेहमानों को मेरा खाना पसंद आया? उसने धीरे से पूछा। हाँ, ठीक ठाक था, राजेश ने बिना देखे जवाब दिया। शुक्र है, मुझे खुशी है कि उन्हें पसंद आया। बस अगली बार ऐसी गांव वाली सब्जी मत बनाना। नताशा को आदत नहीं है। उसने कहा कि कढ़ी बहुत खट्टी थी। मीरा ने उसे देर तक देखा। ओह, तो अब नताशा का स्वाद ज्यादा जरूरी है? जी, राजेश ने एक आह भरी। इतना भावुक मत हो, मैं बस एक सुझाव दे रहा था। मीरा ने सिर झुकाया। माफ कीजिए, मुझे लगा कि यह वही खाना है जिसे आप कभी सबसे स्वादिष्ट कहते थे। वह पहले था मीरा, अब मेरा स्वाद बदल गया है। यह वाक्य उसे किसी भी चीज से ज्यादा जोर से लगा, लेकिन मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस सिर हिलाया और धीरे से फुसफुसाया, मतलब सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बदला है ना जी? राजेश ने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम ताना मार रही हो? मीरा धीरे से मुस्कुराई। नहीं जी, मैं तो बस खुद से बात कर रही थी। उस रात मीरा बिस्तर पर अकेली लेटी थी। राजेश बैठक में सोया था, जैसा कि हाल के दिनों में होता था। बाहर फिर से बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बिना हवा के, सिर्फ हल्की बूंदें, जैसे आसमान से आंसू टपक रहे हों। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अतीत की यादें आती रहीं। शादी के बाद पहली बारिश में उनकी हंसी की आवाज, छाते के नीचे राजेश का वादा, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा मीरा। अब वह खुद अकेली, चुपचाप, बिना आवाज के रो रही थी। उसके आंसू तकिए पर गिरे और धीमी सिसकियों के बीच उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर यह अब मेरी किस्मत नहीं है तो कृपया मेरे दिल से उसके लिए प्यार को इस तरह निकाल दो कि मुझे दर्द न हो। अगली सुबह राजेश खाने की मेज पर अकेला नाश्ता कर रहा था। मीरा ने बिना एक शब्द कहे कॉफी तैयार की। राजेश ने उसे एक नजर देखा। तुम चुप क्यों हो? मैंने कल रात सिर्फ सच कहा था। मीरा धीरे से मुस्कुराई। मैं भी सच कह रही हूं जी, मैं सब कुछ स्वीकार करना सीख रही हूं। राजेश ने आंखें घुमाई और कार की चाबी उठाई। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस घर संभालने पर ध्यान दो। मीरा ने उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखा और मन ही मन फुसफुसाई, मैंने इस घर को तो संभाल लिया जी, लेकिन उस दिल को नहीं संभाल सकती जिसे आपने खुद तोड़ दिया है। दरवाजा बंद हो गया। कार के इंजन की आवाज दूर चली गई और पहली बार मीरा को वह घर सच में खाली महसूस हुआ। इसलिए नहीं कि वह खाली था, बल्कि इसलिए कि प्यार वहां से जा चुका था। उस शाम मीरा ने फिर से अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा, कभी कभी जख्म अजनबियों से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसने कभी आपको चोट न पहुंचाने का वादा किया था। उसने किताब बंद की और छत की ओर देखा। उसका दिल अभी भी टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे कुछ नया उग रहा था, दृढ़ता। वह अभी तक नहीं जानती थी, लेकिन उसके धैर्य के दिन एक अद्भुत न्याय की शुरुआत होने वाले थे। उस सुबह उनके घर की हवा एक कभी ना खत्म होने वाली सर्दी की तरह महसूस हो रही थी। कोई बातचीत की आवाज नहीं, कोई हंसी नहीं, यहां तक कि कदमों की आहट भी सतर्क लग रही थी, जैसे कि हर फर्श जानता हो कि उस घर में प्यार जम चुका है। मीरा सामान्य से जल्दी उठी। उसने भारी दिल से नाश्ता तैयार किया, लेकिन चेहरा अभी भी कोमल था। मेज पर उसने टोस्ट और एक गिलास गर्म दूध रखा, लेकिन राजेश कमरे से थके हुए चेहरे के साथ निकला, एक काला सूट और एक तीखी खुशबू वाला परफ्यूम पहने हुए, जो अब परिचित नहीं लगता। जी, नाश्ता तैयार है, मीरा ने धीरे से कहा। नहीं, मैंने बाहर नाश्ता करने का वादा किया है, राजेश ने अपना काम का बैग उठाते हुए जल्दी से जवाब दिया। मीरा ने उसे देखा। ऑफिस के दोस्त के साथ? राजेश ने उसे एक पल के लिए देखा।
हाँ, नताशा के साथ। उसकी आवाज सपाट थी। आप मीरा ने उसे ईकर को, लेकिन वह शब्द एक सुई की तरह था जिसे धीरे धीरे दिल में चुभोया जा रहा हो। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। उम्मीद है कि वहां का खाना मेरे बनाए हुए खाने से ज्यादा स्वादिष्ट होगा। राजेश दरवाजे पर एक पल के लिए रुका और बिना मुड़े कहा, मैं स्वाद नहीं बल्कि सुकून खोज रहा हूं। दरवाजा बंद हो गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। वह एक वाक्य एक हथौड़े की तरह था जिसने उसके बचे खुचे दिल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, जिन्हें फिर से जोड़ा नहीं जा सकता था। अगले कुछ दिनों तक घर पूरी तरह से शांत रहा। राजेश बहुत कम घर आता, और अगर आता भी तो सिर्फ कपड़े बदलने के लिए। उसने अपने कुछ कपड़े अपार्टमेंट में ले जाना शुरू कर दिया। बहाना वही पुराना था, देर तक काम करने पर आने जाने में दिक्कत न हो। मीरा जानती थी कि यह झूठ है, लेकिन उसने उसे टोका नहीं। वह बस दूर से देखती रही। हर बार जब राजेश अपना सामान पैक करता, जी क्या आपको अभी भी मेरी जरूरत है, उसने एक रात पूछा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। राजेश ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर ठंडा जवाब दिया, पता नहीं मीरा, मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे शांति चाहिए। मीरा धीरे से मुस्कुराई। अगर आपकी शांति इस घर में नहीं है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। वह रसोई की ओर चली गई, एक गिलास पानी लिया और उसे धीरे धीरे पी गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई, क्योंकि उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार को तब नहीं बनाए रखा जा सकता जब सिर्फ एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो। कुछ दिनों बाद राजेश सच में अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। पड़ोसियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कमला हमेशा की तरह एक सहानुभूति भरे लहजे के साथ आई, जो थोड़ा ताना भरा था। मीरा, मैंने तुम्हारे पति को उस लड़की के साथ अक्सर गुजरते देखा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मीरा कमजोर रूप से मुस्कुराई। गुस्सा किस बात का कमला जी? मुझे सिर्फ अपना सब्र खोने का डर है, किसी इंसान को खोने का नहीं। हे भगवान, तुम कितनी मजबूत हो। मैं होती तो कब का हंगामा कर चुकी होती। मीरा ने बिना बादलों वाले नीले आसमान की ओर देखा। शायद यह मजबूती नहीं है कमला जी, मैं बस दर्द से हारना नहीं चाहती। उस रात मीरा घर में अकेली थी। बैठक की रोशनी धीमी थी। रात की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने चारों ओर देखा। खाली कुर्सी, राजेश का गिलास जिस पर अभी भी कॉफी का दाग था, और दीवार पर उनकी शादी की तस्वीर। वह उस तस्वीर के पास गई। उसने सावधानी से उसे नीचे उतारा और फ्रेम को गले लगा लिया। जी, आपने कहा था कि यह घर छोटा है लेकिन आरामदायक है। अब तो आप आराम भी अपने साथ ले गए। उसके आंसू एक एक करके गिरे, लेकिन इस बार कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह छोड़ना सीख रही थी। कुछ देर बाद उसने एक कपड़ा लिया और मेज पर जमी धूल साफ करने लगी। उसने धीरे से फुसफुसाया, कल से यह घर जिंदा रहेगा, भले ही मेरे पति के बिना। अगली सुबह मीरा जल्दी उठी। उसने घर पर एक छोटा सा टिफिन सर्विस का काम शुरू किया। पूंजी कम थी, लेकिन इरादा पक्का था। वह धीरे धीरे गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। भले ही उसका दिल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन एक पड़ोसन उसके खाने की खुशबू सूंघ कर आई। मीरा, तुमने नया काम शुरू किया है? बस नाश्ता बेच रही हूं दीदी, ताकि यह घर सूना न लगे। पड़ोसन मुस्कुराई। तुम्हें असफलता का डर नहीं है? मीरा ने शांति से जवाब दिया, मुझे असफलता का डर नहीं है, मुझे भगवान की दी हुई रोजी पर विश्वास करना छोड़ने का डर है। उस दिन मीरा बहुत समय बाद पहली बार मुस्कुराई, और न जाने क्यों उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। इस बीच नए आलीशान अपार्टमेंट में राजेश को अजीब लगने लगा था। नताशा हमेशा परफेक्ट दिखती थी, लेकिन उसका दिल ठंडा था। वह अपनी ग्लैमरस दुनिया में व्यस्त थी, पार्टियों में व्यस्त थी और खुद में व्यस्त थी। एक रात राजेश हल्के नशे में घर लौटा। उसने अपने विशाल लेकिन सुनसान अपार्टमेंट को देखा। कोई स्वागत करने वाली आवाज नहीं, मेज पर कोई गर्म चाय नहीं, कोई दाल चावल की खुशबू नहीं, सिर्फ संगमरमर की दीवारों से टकराती खामोशी थी। वह सोफे पर बैठ गया, बिना आवाज के चल रहे टेलीविजन को खाली नजरों से देखता रहा। पहली बार उसे उस चीज की याद आई जिसे वह कभी मामूली समझता था, वह ईमानदारी जिसे खरीदा नहीं जा सकता। राजेश ने अपना चेहरा ढक लिया। मीरा, मुझे तुम्हारी याद क्यों आ रही है? उसने धीरे से बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज खामोशी में डूब गई। उस रात मीरा अपनी पूजा की आसन पर बैठी बैठक में उस छोटे से लैंप को देख रही थी जो अब धीरे धीरे जल रहा था।
यह वही लैंप था जो उस समय बुझ गया था जब राजेश ने उसे अपमानित किया था। अब उसने उसकी बैटरी बदल दी थी, उसे फिर से जला दिया था और उस छोटी सी रोशनी के नीचे उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर वह वापस आए तो उसके दिल को साफ कर देना, लेकिन अगर वह वापस ना आए तो मुझे अपने आप में पूरा कर देना। वह छोटा सा लैंप ऐसे टिमटिमा रहा था जैसे उस सच्ची प्रार्थना का जवाब दे रहा हो, और रात ने उसे एक शांतिपूर्ण खामोशी से ढक दिया। अब वह अकेलापन नहीं था। उस रात भारी बारिश हो रही थी। खिड़की के बाहर बूंदों की आवाज बैठक में घड़ी की टिक टिक के साथ मिल रही थी, जो सामान्य से धीमी लग रही थी। मीरा फर्श पर बैठी थी, दीवार से टेक लगाए, अपने घुटनों को गले लगाए हुए। उसके सामने मेज पर 2 कप ठंडी चाय रखी थी जिसे किसी ने नहीं छुआ था। एक उसके लिए, एक राजेश के लिए जो घर नहीं लौटा था। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था कि उसका पति घर नहीं आया था। फोन का जवाब नहीं, संदेश का कोई उत्तर नहीं, बस पड़ोसियों से मिली अस्पष्ट खबरें उसके सीने को और भी भारी कर रही थीं। राजेश को अक्सर नताशा के साथ नए अपार्टमेंट में देखा जाता था, लेकिन उस रात घर के सामने एक कार रुकी। मीरा तुरंत खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा, उम्मीद कर रही थी कि मुस्कान उसकी सूजी हुई आंखों को छिपा लेगी। राजेश बिना नमस्ते किए अंदर आया। उसका चेहरा सपाट था, कदम भारी थे। उसका जैकेट बारिश से गीला था, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। जी, आप भीग गए? मैं तौलिया लाती हूं, मीरा ने धीरे से कहा। राजेश ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, मुझे बस थोड़ी देर बात करनी है। उसकी आवाज में एक सख्ती थी जिससे मीरा को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या बात है? जी। राजेश ने कुछ सेकंड के लिए फर्श को देखा और फिर आखिरकार कहा, मैं यह सब खत्म करना चाहता हूं मीरा, मैं अब और नहीं चल सकता। मीरा चुप हो गई, उसकी सांस अटक गई। आपका मतलब? राजेश ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं तलाकर चाहता हूं। वह शब्द यूं ही निकल गया, लेकिन मीरा के सिर पर बिजली की तरह गिरा। उसने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की, उम्मीद की कि यह सिर्फ एक पल का गुस्सा होगा। जी। क्या आप यकीन से कह रहे हैं? यह सिर्फ इसलिए तो नहीं कि मैं आपकी जीवन शैली के साथ नहीं चल सकती? राजेश ने एक भारी सांस ली। सिर्फ यह नहीं है, मैं थक गया हूं। मैं एक नई जिंदगी जीना चाहता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुझे समझता हो। मीरा ने उसे देर तक देखा। जो आपको समझता हो या जिसे आप चाहते हैं? राजेश चुप रहा, लेकिन उसका जवाब साफ था। मीरा ने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। मैं परफेक्ट नहीं हूं जी, लेकिन मैंने कभी आपके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया। प्रार्थना किस्मत नहीं बदल सकती, राजेश ने तीखेपन से जवाब दिया। जिंदगी को बदलने वाली चीज मेहनत है, आंसू नहीं। उसी पल आंसू गिर पड़े, लेकिन मीरा ने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया और धीरे से कहा, अगर यही आपका फैसला है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। क्या इस अंगूठी का अब भी आपके लिए कोई मतलब है? उसने अपनी अनामिका में पहनी अंगूठी को देखा, जिसे राजेश ने कभी पहनाते हुए वादा किया था कि मौत ही उन्हें अलग करेगी। राजेश ने उस अंगूठी को एक पल के लिए देखा और फिर सिर हिलाया। मीरा, मैं यादों में नहीं जीना चाहता। मीरा ने एक लंबी सांस ली, धीरे धीरे अपनी अंगूठी उतारी। उसने उसे एक पल के लिए देखा और फिर राजेश की हथेली पर रख दिया। तो फिर मुझे ही उन यादों को आपसे अलग करने दीजिए। अंगूठी ठंडी थी, लेकिन मीरा के हाथ और भी ठंडे थे। राजेश ने उसे एक नजर देखा और फिर उसे अपनी जेब में डाल लिया। न कोई गले लगना, न कोई माफी, बस एक दरवाजा जो जोर से बंद हुआ। उस रात मीरा अपने पूजा के आसन पर बहुत देर तक बैठी रही। उसने राजेश के वापस आने की प्रार्थना नहीं की। उसने प्रार्थना की कि ईश्वर उसके टूटे हुए दिल को वापस लौटा दे, क्योंकि वह जानती थी कि हर टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। हे ईश्वर, उसने फुसफुसाया, मैं यह नहीं मांगती कि उसे पछतावा हो। मैं बस यह मांगती हूं कि आप मुझे उससे प्यार करने पर पछतावा न करना सिखाएं। अगली सुबह मीरा ने कांपते हाथों से घर की सफाई की। उसने राजेश की अलमारी को देखा, जो अब आधी खाली थी। हर कपड़ा जो उसने मोड़ा, हर तस्वीर जो उसने दीवार से उतारी, ऐसा लगा जैसे वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा उतार रही हो। पड़ोसियों को पता चलने लगा। कुछ लोग सहानुभूति देने आए, लेकिन मीरा बस मुस्कुराई। कोई बात नहीं, उसने धीरे से कहा। शायद यह भगवान का तरीका है मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाने का। और सच में कुछ दिनों बाद तलाक के कागजात डाक से आए। राजेश के हस्ताक्षर उस कागजात पर साफ साफ छपे थे, बिना माफी के एक भी शब्द के। मीरा ने उसे देर तक देखा।
इस बार कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खामोशी थी, लंबी और शांत। उसने उस कागज को मोड़ा, उसे अपनी शादी की तस्वीर के साथ दराज में रख दिया और फिर धीरे से कहा, अगर यह आपका अंत है तो यह मेरी शुरुआत होगी। अपने अपार्टमेंट में राजेश खुश दिख रहा था। वह और नताशा एक बड़ी शादी की योजना बना रहे थे। उसके दोस्तों ने तारीफ की, आखिरकार तू आजाद हो गया भाई, तू एक बराबर की लड़की के लायक है। राजेश हंसा, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। उसी रात जब वह अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देख रहा था तो उसने फिर से बारिश देखी, और न जाने क्यों उसे मीरा की याद आई, जो पहले हर बार बारिश आने पर आंगन में दौड़ जाती थी। बारिश तो रहमत है, उसने उस समय कहा था। अब राजेश खिड़की के शीशे पर गिरते पानी को देख रहा था और न जाने क्यों यह उसके सीने में बहुत ठंडा महसूस हो रहा था। कुछ हफ्ते बीत गए। मीरा ने और भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसका टिफिन सर्विस का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा, यहां तक कि घर के पास एक छोटे से ऑफिस से नियमित ऑर्डर भी मिलने लगे। उसने अपनी मेहनत की कमाई गिनते हुए मुस्कुराया। पहले लोग सोचते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उसने आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, लेकिन असल में भगवान ही मुझे क्षमता दे रहे हैं। उस रात उसने अपनी अनामिका को देखा, जो अब खाली थी, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ नया था, एक ऐसी आजादी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और शहर के दूसरी ओर राजेश अपने नरम बिस्तर पर बेचैनी से सो रहा था, जबकि मीरा आखिरकार अपने साधारण गद्दे पर चैन की नींद सो सकी। भगवान सच में न्याय करते हैं, मीरा ने सोचा। बस उनका समय हमेशा तेज नहीं होता। उस रात आसमान अंधेरा था, लेकिन वह डरावना अंधेरा नहीं था, बल्कि एक शांत अंधेरा था, जैसे कोई दिल घर वापसी का रास्ता खोज रहा हो। मीरा अपनी छोटी सी बैठक में बैठी थी, जो अब ज्यादा खुली खुली लग रही थी। अब राजेश के कदमों की आहट नहीं थी, हवा में कोई अजनबी परफ्यूम नहीं था। जो बचा था वह सिर्फ वह और उसकी प्रार्थना थी। उसके सामने छोटी सी मेज पर भगवत गीता रखी थी, जो थोड़ी पुरानी हो गई थी, जिसके पन्ने कर्म के सिद्धांत वाले अध्याय पर मुड़े हुए थे। वही अध्याय जिसे वे शादी की शुरुआत में अक्सर साथ पढ़ते थे। अब वह पन्ना फिर से खुला था, लेकिन मीरा उसे अकेली पढ़ रही थी। उसकी कोमल आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसकी आंखों से आंसू उस श्लोक पर गिरे। वह धीरे धीरे सिसकी, लेकिन दुख के कारण नहीं, बल्कि यह महसूस करने के कारण कि उसके पास अभी भी इंसानी प्यार से कहीं ज्यादा बड़ी नियामत है, आस्था और फिर से शुरू करने का मौका। पूजा के बाद मीरा बहुत देर तक सिर झुकाए रही। उसने राजेश के वापस आने की प्रार्थना नहीं की, न ही तुरंत खुशी की। उसने बस अपने आंसुओं में धीरे से कहा, हे ईश्वर, अगर आपने मेरी कहानी में दर्द लिखा है तो मेरे आंसुओं को गवाह बनाना कि मैं फिर भी आभारी हूं। और न जाने कैसे वह रात अलग महसूस हुई। हवा जो आमतौर पर ठंडी होती थी अब गर्म थी, जैसे ब्रह्मांड उसे धीरे से गले लगा रहा हो। बहुत समय बाद पहली बार मीरा को शांति महसूस हुई। उसने थोड़ी खुली खिड़की से देखा, आसमान में आधा चांद लटका हुआ था। शायद यही आपका तरीका है, हे ईश्वर, यह दिखाने का कि आधा खोना सब कुछ खोना नहीं होता, उसने फुसफुसाया। अगले कुछ दिनों में उस रात की प्रार्थना ने मीरा की जिंदगी को धीरे धीरे बदल दिया। वह मजबूत, ज्यादा केंद्रित और दिन गुजारने में हल्की महसूस करने लगी। उसने अपने टिफिन सर्विस के काम को नाश्ते के ऑर्डर से बढ़ाकर ऑफिस के लंच तक कर दिया। कुछ ग्राहक उसका नाम जानने लगे थे। मीरा दीदी का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल घर के खाने जैसा लगता है, एक नियमित ग्राहक ने कहा। मीरा हर बार यह तारीफ सुनकर मुस्कुराती, घर का खाना, जबकि अब उसका घर सिर्फ वह अकेली थी। लेकिन शायद यह सच था। गर्माहट इस बात से नहीं आती कि साथ में कौन खाता है, बल्कि खाना बनाते समय सच्चे इरादे से आती है। अपनी व्यस्तता के बीच उसने एक आदत बनाए रखी, आधी रात को प्रार्थना करना। जब दुनिया सो रही होती, मीरा अपने भगवान से बात करती, कभी रोते हुए, कभी सिर्फ चुप रहकर। और उस खामोशी में उसे महसूस होता जैसे उसे धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। एक रात फिर से बारिश हुई। मीरा ने बैठक में छोटा सा लैंप जलाया। वह लैंप जो पहले बैटरी खत्म होने से बुझ गया था, अब चमक रहा था। उसने उस रोशनी को देखा और मुस्कुराई। यह लैंप तब बुझ गया था जब मुझे छोड़ा गया था। अब यह गवाह बनेगा कि मैं किसी का इंतजार किए बिना जी सकती हूं। बारिश छत पर धीरे धीरे दस्तक दे रही थी,
जैसे बार बार दोहराई जाने वाली प्रार्थना की लय हो। उस आवाज के बीच मीरा ने अपनी डायरी में लिखा, अगर प्रार्थना प्रेम की भाषा है तो मैं फिर से प्यार में पड़ रही हूं, किसी इंसान से नहीं बल्कि उस भगवान से जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। शहर के दूसरी ओर राजेश खोखली विलासिता में जी रहा था। उसका नया अपार्टमेंट ठंडा था, लेकिन आस की वजह से नहीं बल्कि इसीलिए कि उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। नताशा अपने करियर में व्यस्त थी, अक्सर देर रात घर आती, कभी कभी तो आती ही नहीं थी। एक रात राजेश ने खाने की मेज को देखा जो महंगे लेकिन अछूते भोजन से भरी थी। उसे पुराने घर की छोटी सी खाने की मेज याद आई, जिसमें गर्म चावल, दाल और सामने बैठी मीरा की हंसी थी। उसने उस याद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह और भी साफ हो गई। मुझे उसकी याद क्यों आ रही है? उसने धीरे से बुदबुदाया। उसने अपना फोन खोला, मीरा के नंबर को देखा जो अभी भी सेव था। उसकी उंगली कॉल बटन पर कांपी, लेकिन उसने इरादा बदल दिया। उसके अहंकार ने उसे रोक दिया, भले ही उसका दिल पछताने लगा था। इस बीच उसी समय मीरा सिर झुकाए प्रार्थना कर रही थी कि उसका दिल बदले की भावना से दूर रहे। उसकी प्रार्थना कोमल थी, उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। हे ईश्वर, अगर उसे पछतावा हो तो उसे माफ कर देना। मुझे उसकी तकलीफ पर खुश मत होने देना, बल्कि मुझे शांत रहने देना, क्योंकि मैंने उसे माफ कर दिया है। आसमान शायद चुप था, लेकिन उस खामोशी के पीछे किस्मत चल रही थी। सुबह होने पर मीरा आंगन में निकली। सूरज की कोमल रोशनी में उसने बाड़ के पास एक गमले में एक छोटा सा चमेली का फूल खिलते देखा। वह फूल यूं ही उगाया था, जबकि उसने उसे कभी नहीं लगाया था। वह मुस्कुराई, ऑल दाई एंड मोर बा। उसका दिल कांप उठा, एक संकेत। हे ईश्वर! धीमी हवा उस फूल की खुशबू को हवा में ले आई और अपने सीने में। वह जानती थी कि रात रात भर भेजी गई उसकी प्रार्थनाएं फल देने लगी हैं, भले ही उसे अभी तक नहीं पता था कि परिणाम कैसा होगा। उस दिन मीरा ने फिर से अपनी किताब में लिखा, मैंने उस व्यक्ति को खो दिया जिसे मैं प्यार करती थी, लेकिन मैंने उस भगवान को पाया जो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। और उस खोने और पाने के बीच मुझे पता चला कि प्रार्थना घाव और चमत्कार के बीच का सबसे सुंदर पुल है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी किताब बंद कर दी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई, उसके चेहरे को रोशन कर रही थी, जो अब अलग दिख रहा था। एक छोड़ी हुई महिला का चेहरा नहीं, बल्कि धैर्य से जन्मी एक नई महिला का चेहरा। सुबह का सूरज चमक रहा था, जैसे उसे पता ही न हो कि वह दिन एक झूठी खुशी का गवाह बनने वाला था। शहर के केंद्र में एक भव्य इमारत हजारों सफेद फूलों और जगमगाते क्रिस्टल लैंप से सजी थी। प्रवेश द्वार पर दूल्हा दुल्हन के नाम का एक बड़ा बैनर शान से लगा था, राजेश और नताशा, प्यार जो मंजिल तक पहुंचा। लोग झुंड में आ रहे थे। मेहमानों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। कंपनी के पत्रकारों के कैमरे हर कोने की तस्वीरें ले रहे थे। राजेश तैयार होने वाले कमरे में एक बड़े आईने के सामने खड़ा था, सोने की टाई के साथ एक महंगा सूट पहने हुए। उसका चेहरा आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसने खुद को देर तक देखा। आज मुझे खुश रहना है, उसने बुदबुदाया, लेकिन यह वाक्य एक विश्वास से ज्यादा एक गुहार जैसा लग रहा था। नताशा एक चमचमाती सफेद पोशाक में अंदर आई। उसकी चौड़ी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। राजेश, सारे मेहमान आ गए हैं, आज हम एक नया इतिहास रचेंगे, उसने ऊंची आवाज में कहा। राजेश ने बस धीरे से सिर हिलाया। हाँ, एक नया इतिहास। लेकिन अपने दिल में वह जानता था कि पुराना इतिहास अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इस बीच उस छोटे से घर में जहां वे कभी साथ रहते थे, मीरा टेलीविजन स्क्रीन को देख रही थी, जो एक शादी की पार्टी के बारे में हल्की फुल्की खबरें दिखा रही थी। युवा सफल व्यवसायी राजेश अपनी आकर्षक सहकर्मी के साथ। स्क्रीन पर राजेश और नताशा के चेहरे की एक झलक थी। मीरा धीरे से मुस्कुराई, न कड़वाहट न नाराजगी, बस एक शांत मुस्कान जो एक मुक्त हो चुके दिल से पैदा हुई थी। उसने टीवी बंद कर दिया और अपने टिफिन ऑर्डर का खाना बनाना जारी रखा। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, चेहरा शांत था। वह धीरे धीरे गुनगुना भी रही थी। एक पड़ोसन ने गुजरते हुए कहा, मीरा, तुम्हें अपने पूर्व पति की शादी देखकर दुख नहीं हो रहा? मीरा ने धीरे से जवाब दिया, अगर नदी का पानी दूर बह रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान हमें उसके किनारे पर फूल लगाना सिखा रहे हैं। पार्टी स्थल पर माहौल खुशनुमा होने लगा था। रोमांटिक संगीत धीरे धीरे बज रहा था और हर कोई इस जोड़ी की तारीफ कर रहा था
कि वे कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन खुशी के शोर के बीच राजेश के फोन पर एक संदेश आया, एक निजी बैंक का संदेश जिसने उसके खून को तुरंत ठंडा कर दिया। संदिग्ध लेन देन की जांच के कारण आपका खाता फ्रीज कर दिया गया है, कृपया तुरंत हमसे संपर्क करें। राजेश ने उस स्क्रीन को देर तक देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अगला संदेश उसके निजी सहायक से आया। सर, माफ कीजिए, मुख्य निवेशक पीछे हट गया है। मेगा सिटी प्रोजेक्ट अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसके हाथ कांप रहे थे। जिस दुनिया को उसने इतने समय में बनाया था, वह सिर्फ 2 संदेशों में ढहती हुई महसूस हुई। नताशा ने उसका चेहरा देखकर पास आकर पूछा, राजेश, तुम इतने पीले क्यों पड़ गए हो? राजेश ने उसे खाली नजरों से देखा। बस एक छोटी सी बिजनेस की समस्या है। छोटी समस्या? यह मत कहना कि तुम्हारा बड़ा प्रोजेक्ट। राजेश ने एक तीखी सांस ली। नताशा, यह सही समय नहीं है। लेकिन नताशा घबरा गई। पैसे की समस्या है ना? मैं नहीं चाहती कि इस समस्या की वजह से मेरा परिवार मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो। राजेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन माहौल बिगड़ने लगा था। नताशा के परिवार वाले, जिन्होंने राजेश के एक बिजनेस पार्टनर से खबर सुनी थी, कोने में कानाफूसी करने लगे। सुना है उसका प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया है। सच में? हे भगवान, यह तो शादी के दिन बेइज्जती है। तभी तो उसका चेहरा सुबह से उतरा हुआ था। इस बीच इमारत के बाहर धीरे धीरे बारिश होने लगी। कुछ मेहमान अंदर की छोटी मोटी हलचल से बचने के लिए बाहर निकलने लगे, और उनके बीच एक भूरे रंग का हिजाब पहने एक महिला धीरे धीरे चल रही थी। उसका चेहरा शांत था, कदम हल्के थे। मीरा। वह निमंत्रण पर नहीं आई थी। वह एक पुरानी कहानी को सम्मानजनक तरीके से बंद करने आई थी। उसके हाथ में एक भूरे रंग का फोल्डर था, जिसमें एक पत्र और एक छोटी सी चाबी थी। सुरक्षा गार्ड ने उसे हैरानी से देखा। मैडम, आप मेहमान हैं? मीरा मुस्कुराई। नहीं, मैं बस दूल्हे के लिए कुछ छोड़ना चाहती हूं। अंदर हंगामा और बढ़ गया था। नताशा राजेश पर चिल्लाई, तुमने कहा था कि तुम्हारा बिजनेस सुरक्षित है, सब झूठ निकला। राजेश ने सिर झुकाया। नताशा, मुझे नहीं पता था कि मेरा पार्टनर पैसे लेकर भाग जाएगा। नताशा ने उसे घृणा से भरी नजरों से देखा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक दिवालिया आदमी से शादी करूंगी? कुछ मेहमान उन्हें देख रहे थे। संगीत बंद हो गया। उस हंगामे के बीच एक वेटर राजेश के पास आया। माफ कीजिए सर, एक महिला आपके लिए कुछ छोड़ना चाहती है। राजेश ने भौहें सिकोड़ी। कौन? उन्होंने कहा, मीरा। एक पल के लिए समय रुक गया। राजेश के कानों में सारी आवाजें गायब हो गईं। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला, और वहां हल्की बारिश और कोमल रोशनी के बीच वह शख्सियत खड़ी थी जिसे उसने हमेशा कम आंका था। मीरा। उसने राजेश को बिना गुस्से, बिना आंसू के देखा। नमस्ते जी, उसने धीरे से कहा। राजेश ने थूक निगला। मीरा, तुम यहां क्या कर रही हो? मीरा धीरे से मुस्कुराई, और वह भूरा फोल्डर उसे थमा दिया। यह हमारे उस घर के कागजात हैं जिसे आपने अस्थायी कहा था। मैं इसे लौटा रही हूं क्योंकि मुझे अब एक नया घर मिल गया है, एक ज्यादा शांतिपूर्ण दिल में। राजेश हक्का बक्का रह गया। बारिश और तेज होने लगी। मीरा के कंधों को भिगो रही थी, लेकिन वह सीधी खड़ी रही। मैं परेशान करने नहीं आई, मैं बस यह कहने आई थी, उम्मीद है आप अपने चुनाव से खुश रहेंगे, क्योंकि कभी मैं भी उस चुनाव से खुश थी। राजेश के आंसू आखिरकार गिर पड़े। मीरा, मैंने गलती की। मीरा ने उसे पूरी ईमानदारी से भरी मुस्कान के साथ देखा। अगर आपने गलती की है तो भगवान उसे सुधार देंगे। मेरा हिस्सा खत्म हो गया है जी, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूं कि आप सच्ची चीजों की कद्र करना सीखें। उसने धीरे से सिर झुकाया और फिर बारिश में उस इमारत को छोड़कर चली गई। राजेश दरवाजे पर खड़ा रहा, उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखता रहा, और अंदर से नताशा के चिल्लाने की आवाज आई, मैं यह शादी रद्द करती हूं। उस रात एक शानदार पार्टी के आपदा में बदलने की खबर तेजी से फैल गई। दुल्हन ने होने वाले पति के दिवालिया होने की खबर सुनकर समारोह छोड़ा। मीडिया ने लिखा, राजेश इमारत के सामने सीढ़ियों पर अकेला बैठा था। उसका सूट भीगा हुआ था, चेहरा टूटा हुआ था। उसने उस भूरे फोल्डर को पकड़ा हुआ था। जब उसने उसे खोला तो उसे अंदर एक छोटा सा पत्र मिला। जी, मैं उस घर से बिना किसी संपत्ति के निकली थी, लेकिन आज मैं इस जख्म से बिना किसी बदले की भावना के निकल रही हूं। उम्मीद है कि आप भी अपना असली घर खोज लेंगे, पत्थर और दीवारों से बना नहीं, बल्कि एक आभारी दिल से बना। मीरा।
राजेश ने उस पत्र को देर तक देखा, जब तक कि अक्षरों की स्याही बारिश के पानी और उसके अपने आंसुओं से गीली न हो गई। और अंधेरे आसमान में उसने दूर से गरज की आवाज सुनी, वही आवाज जो उस समय आई थी जब उसने मीरा को तलाक दिया था। इस बार वह जानता था कि यह आसमान का गुस्सा नहीं था, बल्कि होश में आने का एक बुलावा था। उस सुबह शहर की हवा घुटन भरी लग रही थी, जैसे किसी बड़ी चीज के टूटने का इंतजार कर रही हो। राजेश अपने ऑफिस की कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा था। उसके सामने फाइलों का ढेर और ईमेल की सूचनाएं लगातार आ रही थीं, जिनमें से एक का विषय था तत्काल खाता फ्रीजस। उसने कांपते हाथों से वह ईमेल खोला। श्री राजेश, आपको सूचित किया जाता है कि मेगा सिटी प्रोजेक्ट के साझेदार द्वारा की गई काल्पनिक लेन देन की जांच के कारण आपकी कंपनी और व्यक्तिगत सभी खाते अस्थायी रूप से फ्रीजस कर दिए गए हैं। राजेश ने थूक निगला, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने साथी अंतोन को फोन करने की कोशिश की, जो अब तक उसका भरोसेमंद व्यावसायिक साझेदार था, लेकिन नंबर बंद था। उसके फोन की स्क्रीन पर अकाउंटिंग स्टाफ का एक छोटा संदेश आया। सर, सभी खाते बंद हो गए हैं और निवेशक आज स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। राजेश ने खाली नजरों से देखा। एंटोन, यह मत कहना कि तुम पैसे लेकर भाग गए, उसने धीरे से बुदबुदाया। कुछ घंटों बाद राजेश घबराए हुए चेहरे के साथ बैंक की शाखा में पहुंचा, लेकिन अधिकारी ने केवल विनम्रता लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया। माफ कीजिए सर, मुख्यालय के निर्देश पर आपके नाम की सभी संपत्तियां जांच पूरी होने तक निलंबित कर दी गई हैं। यह एक गलतफहमी है। मैं पीड़ित हूं, राजेश चिल्लाया। अधिकारी ने बस एक आह भरी। हर कोई यही कहता है सर। राजेश लड़खड़ाते कदमों से बैंक से बाहर निकला। बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे थे। माइक्रोफोन उसकी ओर बढ़ा दिए गए। मिस्टर राजेश, क्या यह सच है कि आपकी कंपनी मेगा सिटी प्रोजेक्ट में धन के गबन में शामिल है? क्या यह सच है कि आपके अपने व्यावसायिक साझेदार ने आपके खिलाफ रिपोर्ट की है? क्या यह सच है कि आपकी पूर्व पत्नी ने इस मामले पर साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया है? राजेश ने सिर झुका लिया, अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। एक पल में जो व्यक्ति कभी एक सफल व्यवसायी के रूप में सराहा जाता था, अब सुर्खियों में था। उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि एक घोटाले के लिए। अपने अपार्टमेंट में नताशा ने अविश्वास के भाव से वह खबर देखी। राजेश, यह सच है? उसने पूछा। जब राजेश घर लौटा, राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सूट सोफे पर फेंक दिया और सुस्त होकर बैठ गया। मैंने पूछा, यह सच है? राजेश ने उसे खलाली नजरों से देखा। मुझे नहीं पता था कि एंटोन भाग जाएगा। हमारे सारे पैसे फ्रीज हो गए हैं। नताशा ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। राजेश, मजाक मत करो। सगाई के पैसे, पार्टी के पैसे, सब वहीं से थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं भी पीड़ित हूं। पीड़ित? नताशा चिल्लाई। पीड़ित मैं हूं, राजेश। मैं अपने पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा हो गई हूं। उन्हें यह खबर पता चल गई है। राजेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन नताशा ने अपना नियंत्रण खो दिया था। सुनो, मैं गरीबी में नहीं जीना चाहती। राजेश, मैं मीरा नहीं हूं। मैं हर दिन कढ़ी चावल खाकर नहीं जीना चाहती। यह वाक्य राजेश को जोर से लगा। वह नाम मीरा उसके दिल पर दिन के उजाले में बिजली की तरह गिरा। उसने नताशा को खाली नजरों से देखा। शायद तुम सच में वह नहीं हो, और मैं वह बनना भी नहीं चाहती। नताशा ने उसी रात अपना सामान पैक कर लिया, और जब अपार्टमेंट का दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ तो राजेश जान गया कि उसने जो कुछ भी अहंकार के लिए चुना था, वह अब उसे हकीकत के कारण छोड़ गया था। कुछ दिनों बाद बैंक से एक आधिकारिक पत्र सच में उसके पते पर आया। पत्र में संपत्ति फ्रीज करने और बढ़ते हुए कर के बिलों का विवरण था। राजेश ने उस लिफाफे को देर तक पकड़ा। नीचे का हिस्सा पढ़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। भुगतान की जाने वाली कुल देनदारी 8 करोड़ रुपये है। 8 करोड़ रुपये है। वह धीरे से हंसा। अजीब है, मैंने कभी मीरा का मजाक उड़ाया था, क्योंकि उसके बटुए में 100 रुपये नहीं थे। अब मेरे पास खाने के लिए 100 रुपये भी नहीं है। उसका पेट भूखा था, लेकिन उसका फ्रिज खाली था। उसने अपने आलीशान अपार्टमेंट को देखा, जो अब एक कांच के कैदखाने जैसा लग रहा था। वहां की सभी महंगी चीजों का अब कोई मतलब नहीं था। वे केवल लालच की गवाह थीं। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पार्टी के दिन मीरा का चेहरा याद आया, जब उसने आखिरी बार घर के कागजात सौंपे थे।
मैं इस जख्म से बिना किसी बदले की भावना के निकल रही हूं। यह वाक्य अब उसके सिर में गूंज रहा था, उसके घुटन भरे सीने को भेद रहा था। इस बीच उस छोटे से घर में जिसे उसने छोड़ दिया था, मीरा महिलाओं की एक भजन मंडली के लिए टिफिन ऑर्डर तैयार कर रही थी। उसने परिणाम देखकर मुस्कुराया। सारा खाना बिक गया था। व्यस्तता के बीच किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक कुरियर वाला वहां खड़ा था, जिस पर बैंक का लोगो लगा एक बड़ा लिफाफा था। मीरा मैडम के लिए, केंद्रीय शाखा कार्यालय से, उसने कहा। मीरा उलझन में थी, लेकिन उसने विनम्रता से उसे स्वीकार कर लिया। लिफाफे के अंदर एक पत्र था, जिसमें कहा गया था कि जो घर पहले राजेश के नाम पर था, अब पूरी तरह से उसके नाम कर दिया गया है, एक छोटे से नोट के साथ। यह हस्तांतरण पुराने मालिक श्री राजेश के अनुरोध पर किया गया है। मीरा ने उस पत्र को देर तक देखा। उसकी आंखें गीली होने लगीं, लेकिन कांदों के कारण नहीं, बल्कि दया के कारण। वह आखिरकार सीख गया। हे ईश्वर! उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। शायद यही आपका तरीका है प्रार्थना का जवाब देने का, मुझे जिताकर नहीं, बल्कि उसे एहसास दिलाकर। उस रात राजेश अपने अपार्टमेंट के पास एक पार्क में बैठा था, जो अब सील कर दिया गया था। आसमान में बादल थे, लेकिन एक छोटा सा तारा अभी भी दिखाई दे रहा था। उसने उसे देखा और फुसफुसाया, मीरा, मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना करता हूं कि तुम खुश रहो। एक अलग जगह, अपने छोटे से घर में, मीरा खिड़की बंद कर रही थी। धीमी हवा चली, बारिश की खुशबू लेकर। उसने उसी आसमान को देखा और अनजाने में धीरे से फुसफुसाया, उम्मीद है कि तुम भी खुश रहना सीखोगे जी, भले ही मेरे बिना। और शायद उन दोनों प्रार्थनाओं के बीच भगवान मुस्कुरा रहे थे। राजेश के दिवालियापन की खबर शहर के कोने कोने में फैलने के बाद कई हफ्ते बीत चुके थे। जो नाम कभी एक सफल युवा उद्यमी के रूप में प्रसिद्ध था, अब चाय की दुकानों और पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुपों में चर्चा का विषय बन गया था। एक एक करके जो दोस्त कभी उसके साथ चिपके रहते थे, गायब होने लगे। उसका फोन नंबर जो कभी व्यस्त रहता था, अब शांत था। जो फोन बजता भी था, वह किसी व्यावसायिक सहयोगी का नहीं, बल्कि कर्ज वसूलने वालों का होता। राजेश लगभग खदाली बैठक में बैठा था। ज्यादातर सामान बेचा जा चुका था। आलीशान कुर्सी की जगह एक पुरानी लकड़ी की बेंच ने ले ली थी। मेज पर सिर्फ ब्रेड और पानी था। उसने ब्रेड के उस टुकड़े को देर तक देखा। अजीब है, उसने धीरे से बुदबुदाया। पहले मीरा कहती थी, सादा खाना भी अगर सच्चे इंसान के साथ खाओ तो स्वादिष्ट लगता है, और मैं उस पर हंसता था। उसने धीरे धीरे उस ब्रेड को काटा। स्वाद फीका था, ब्रेड के कारण नहीं, बल्कि उसके अकेलेपन के कारण। एक शाम राजेश को अपने एक पुराने सहयोगी से एक निमंत्रण संदेश मिला, भाई, नई कंपनी के शुभारंभ समारोह में आ जा। बहुत से महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, शायद तू फिर से नेटवर्क बना सके। राजेश ने देर तक सोचा। वह लगभग मना करने वाला था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बाकी था। उसने एक पुरानी कमीज पहनी, जो अकेली अभी भी साफ सुथरी दिख रही थी, और एक उधार की मोटरसाइकिल पर निकल पड़ा। कार्यक्रम स्थल भव्य था, रोशनी और संगीत से भरा हुआ। लोग ग्लैमरस कपड़ों में थे, हंस रहे थे, हाथ मिला रहे थे। राजेश अंदर गया, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, भले ही उसका दिल घबरा रहा था। कुछ चेहरों ने उसे हैरानी से देखा। कोई पीछे से धीरे से फुसफुसाया, यह वो राजेश नहीं है जिसके पास पहले मेगा सिटी थी। सुना है पूरी तरह से दिवालिया हो गया। बेचारा, पहले कितना घमंडी था, अब अकेला आया है। राजेश ने अनसुना करने का नाटक किया। उसने मेज से एक ड्रिंक लिया, शांत दिखने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसका बायां हाथ कांप रहा था। कमरे की सारी हंसी एक ताने की तरह लग रही थी। सारा संगीत एक व्यंग्य की तरह सुनाई दे रहा था। अचानक उसके पीछे से एक महिला की आवाज आई, अभी भी महंगी पार्टियों में आना पसंद करते हो, है ना? राजेश ने मुड़कर देखा। नताशा। वह गहरे नीले रंग की पोशाक में सुंदर लग रही थी, दो पुरुषों से घिरी हुई जो निवेशक जैसे लग रहे थे। राजेश का चेहरा तन गया। नताशा, मुझे ऐसे मत बुलाओ, उसने जल्दी से जवाब दिया। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। राजेश ने उसे दर्द से भरी नजरों से देखा। मैं बस माफी मांगना चाहता था। नताशा धीरे से हंसी। माफी समय नहीं खरीद सकती राजेश, और तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। वह चली गई। राजेश को रोशनी से भरी लेकिन सबसे अंधेरी लगने वाली पार्टी के बीच में खड़ा छोड़कर
कुछ मेहमानों ने उसे दया और घृणा के मिले जुले भाव से देखा। राजेश ने सिर झुका लिया और खुद से फुसफुसाया, यह पार्टी अब मेरी जगह नहीं है। जिस दुनिया का मैं पीछा करता था वह अब मुझे बाहर निकाल रही है। वह भारी कदमों से उस कमरे से बाहर निकल गया। बाहर धीरे धीरे बारिश हो रही थी, वही बारिश जो न जाने क्यों हमेशा उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर आती थी। इस बीच शहर के दूसरी ओर मीरा भी एक छोटी सी पार्टी में थी, लेकिन उसकी पार्टी साधारण थी। उसके व्यवसाय की नई शाखा के उद्घाटन का धन्यवाद समारोह। मीरा की रसोई के अब 3 स्थायी कर्मचारी थे और ऑर्डर लगातार बढ़ रहे थे। मीरा दीदी, आज का सारा खाना बिक गया, उसके एक कर्मचारी ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। मीरा धीरे से मुस्कुराई। भगवान का शुक्र है, इसका मतलब है कि भगवान अभी भी मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं इस हाथ से दूसरों को रोजी दे सकती हूं। कार्यक्रम के बीच में एक मेहमान ने कहा, मीरा जी, मुझे अभी पता चला कि आप उस वायरल हुए राजेश जी की पूर्व पत्नी हैं। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, सही है। वाह, मैं आपकी सराहना करता हूं जी। आपने न तो गुस्सा किया न बदला लिया, बल्कि खुद सफल हो गईं। मीरा मुस्कुराई, उसकी आंखें शांत थीं। अगर मैं बदला लेने में व्यस्त रहती तो मेरे हाथ खाना बनाने के लिए खाली नहीं होते। अगर मैं पछताने में व्यस्त रहती तो मेरी आंखें मौके नहीं देख पाती। सभी उसकी बात सुनकर धीरे से हंसे। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस खाना बनाती हूं, बाकी स्वाद भगवान तय करते हैं। शाम को मीरा अकेली घर लौटी। रास्ते में बारिश हो रही थी। वह एक छोटे से कैफे के सामने रुकी, बारिश थमने का इंतजार करने लगी। अचानक उसकी नजर सड़क के उस पार फुटपाथ पर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी, जो पूरी तरह भीगा हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखें खाली थीं। वह राजेश था। मीरा स्तब्ध रह गई। दुनिया एक पल के लिए रुक गई। उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे कभी बिना किसी भावना के छोड़ दिया था, अब अकेला बिना किसी दिशा के बैठा था। उसका दिल कांप उठा, प्यार के कारण नहीं बल्कि दया के कारण। वह सड़क के उस पार खड़ी रही, बस दूर से देखती रही और फिर मन ही मन फुसफुसाई, हे ईश्वर, मैंने आपसे सच्चाई दिखाने के लिए कहा था, लेकिन यह नहीं पता था कि सच्चाई भी दर्द दे सकती है अगर हमारे पास दिल हो। उसने सिर झुकाया, अपना रेनकोट और कसकर बंद किया और फिर दूर चली गई। राजेश को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि उनका सफर अब पूरा हो चुका है। सड़क के दूसरी ओर राजेश ने अपना चेहरा उठाया। उसे लगा जैसे कोई उसे अभी अभी देख रहा था, लेकिन जो बचा था वह केवल बारिश के पीछे एक धुंधली परछाई थी। उसने आसमान की ओर देखा और फिर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। हे ईश्वर, क्या यह मेरे सारे घमंड का जवाब है? और न जाने क्यों उस रात की बारिश और भी कोमल महसूस हुई, जैसे आसमान 2 दिलों को धो रहा हो जो अब दोनों ही विनम्रता का अर्थ सीख रहे थे। उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा भारी लग रही थी जैसे कुछ गिरने वाला हो। राजेश के बड़े परिवार के एक विशाल हॉल में परिवार के व्यवसाय का वार्षिक धन्यवाद समारोह चल रहा था। हालांकि नाम धन्यवाद समारोह था, लेकिन माहौल पहले जैसा गर्म नहीं था। जब से राजेश का व्यवसाय गिरा था, परिवार का नाम भी धूमिल हो गया था। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्होंने इसे फिर भी आयोजित किया। राजेश उदास चेहरे के साथ आया। उसने जो काला सूट पहना था वह अब उसके काफी पतले हो चुके शरीर पर बहुत बड़ा लग रहा था। दूसरी ओर मेहमानों की कानाफूसी ने उसका स्वागत किया। बेचारा पहले सबसे घमंडी था, वह मामबरा माचने की अब अपनी परछाई जैसा लग रहा है। सुना है उसकी होने वाली पत्नी ने मंडप पर ही शादी तोड़ दी थी, है ना? राजेश ने यह सब सुना, लेकिन उसमें गुस्सा करने की ताकत नहीं थी। वह बस एक कोने की कुर्सी पर बैठ गया, भोजन से भरी मेज को देखते हुए जिसका स्वाद चखने से पहले ही फीका लग रहा था। इस बीच मीरा उस कार्यक्रम के लिए एक बड़ा टिफिन ऑर्डर पहुंचा रही थी, यह जाने बिना कि किसने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर एक नए ग्राहक की सिफारिश पर आया था और उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। जब वह स्थान पर पहुंची तो वह इमारत के सामने लगे प्रताप परिवार के नाम के बोर्ड को देखकर हैरान रह गई। वह एक पल के लिए चुप हो गई, उस बोर्ड को देर तक देखती रही। प्रताप, राजेश का पारिवारिक नाम। उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा, लेकिन डर के कारण नहीं, बल्कि अचानक उभरी दया की भावना के कारण। उसने एक गहरी सांस ली। श्री गणेशाय नमः, उसने फुसफुसाया और फिर सिर उठाकर अंदर चली गई। जब मीरा और उसकी टीम ने खाने की मेज सजाना शुरू किया
तो मेहमानों ने तुरंत उसे नोटिस किया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, यह राजेश की पूर्व पत्नी नहीं है, सच में यह सब उसने बनाया है। वाह, टूटे हुए रिश्ते से निकलकर इतनी सफल हो गई। मीरा ने अनसुना करने का नाटक किया। उसने हर किसी को देखकर विनम्रता से मुस्कुराया जो उसे देख रहा था। और कमरे के कोने में राजेश, जो सिर झुकाए बैठा था, आखिरकार उसने अपना सिर उठाया। दुनिया जैसे घूमना बंद हो गई। वहां वह महिला खड़ी थी जिसे उसने कभी बिना संपत्ति के निकाल दिया था। अब शांति से साफ सुथरी वर्दी में अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए। उसकी आंखें शांत थीं, मुस्कान कोमल थी और उसकी आभा में एक ऐसी चमक थी जो नताशा या उसकी जिंदगी में आए किसी भी व्यक्ति के पास कभी नहीं थी। राजेश अपनी नजरें नहीं हटा सका। उसका दिल कांप उठा, बचे हुए प्यार के कारण नहीं, बल्कि बेतहाशा बढ़ते पछतावे के कारण। नमस्ते, मीरा ने उसके पास आकर धीरे से कहा, हमेशा की तरह विनम्र। राजेश हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, लगभग बोल नहीं पा रहा था। नमस्ते मीरा, तुम? मीरा मुस्कुराई। आयोजकों ने मेरी केटरिंग सर्विस को बुलाया था। मुझे अभी पता चला कि यह आपके परिवार का कार्यक्रम है। उस मेज पर अचानक सन्नाटा छा गया। राजेश के परिवार के कुछ सदस्य, जिन्होंने पहले मीरा का अपमान किया था, सिर झुकाकर शर्मिंदा हो गए। उनमें से एक रानी चाची ने फुसफुसाया, हे भगवान, यह वही मीरा है जिसके बारे में हमने सोचा था कि वह राजेश के बिना जी नहीं पाएगी। मीरा ने मेज पर एक ट्रे रखी और धीरे से कहा, पहले मैं राजेश की वजह से जीती थी, लेकिन अब मैं इसलिए जीती हूं क्योंकि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। इन शब्दों ने कुछ लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। अनजाने में भी राजेश उसे देर तक देखता रहा। मीरा ने तुरंत बात काट दी। रहने दीजिए जी, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। राजेश ने एक आह भरी, मैं बस यह कहना चाहता था कि मैंने गलती की। मीरा फिर से मुस्कुराई, इस बार और भी गहराई से। हर कोई गलती करता है जी, लेकिन हर कोई अपनी गलती से नहीं सीखता। राजेश ने सिर झुका लिया। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? बहुत पहले ही। मैं स्वर्ग में कोई बोझ लेकर नहीं जाना चाहती। राजेश चुप हो गया। वे शब्द सरल लेकिन तीखे थे, उसके द्वारा बनाए गए अहंकार के सभी किलों को भेदते हुए। अचानक राजेश का एक चचेरा भाई आया और उसके कान में फुसफुसाया, भाई, बैंक ने नोएडा वाला घर भी ले लिया। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा ने यह सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे दया से भरी नजरों से देखा। जी, उसने धीरे से कहा, जब मैं उस घर से निकली थी तो मुझे रहने की जगह खोने का दुख था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि रहने की जगह घर नहीं होती, घर तो एक शांतिपूर्ण दिल होता है। राजेश ने उसे देखा और अपनी जिंदगी में पहली बार वह सच में लोगों के सामने रो पड़ा। उसके आंसू शर्म के कारण नहीं, बल्कि एहसास के कारण गिरे। उसने अभी अभी उस महिला को देखा था जिसे वह कमजोर समझता था, उसके द्वारा बनाई गई बर्बादी पर खड़ी होकर भी मुस्कुरा रही थी। सारा खाना परोसने के बाद मीरा ने विनम्रता से विदा ली। जाने से पहले उसने राजेश को एक बार फिर देखा। जी, मैं ये दिखाने नहीं आई कि कौन जीता, मैं धन्यवाद कहने आई हूं, क्योंकि अगर आपने मुझे उस समय नहीं छोड़ा होता तो शायद मैं कभी इतनी मजबूत बनना नहीं सीखती। राजेश ने उसे गीली आंखों से देखा। मीरा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? बस प्रायश्चित के लिए। मीरा ने सिर हिलाया। अब कुछ भी प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है जी। अब जो बनाने की जरूरत है वह अतीत नहीं, बल्कि खोई हुई आस्था है। वह मुस्कुराई और फिर बाहर चली गई। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम ठंडे फर्श पर एक प्रकाश का निशान छोड़ता हुआ लग रहा था। राजेश ने उस पीठ को तब तक देखा जब तक वह दरवाजे के पीछे गायब नहीं हो गई, और फिर फुसफुसाया, तो चमक दौलत से नहीं, बल्कि उस ईमानदारी से आती है जो कभी नहीं बुझती। उस रात राजेश अपने किराए के कमरे में लौटा। वह फर्श पर बैठ गया, एकमात्र बची हुई चीज को देखते हुए, मीरा का वह पत्र जो उसे पार्टी के दिन मिला था। मैं इस जख्म से बिना किसी बदले की भावना के निकल रही हूं। वह कड़वाहट से मुस्कुराया, छत की ओर देखा और फुसफुसाया, और मैं बिना किसी दिशा के घमंड में डूब गया। उसकी आंखें ऊपर उठीं। हे ईश्वर, अगर मैं मीरा को वापस मांगने के लायक नहीं हूं तो कम से कम मुझे माफी मांगने के लायक बना दीजिए। इस बीच मीरा अपने घर में बैठी बैठक के कोने में अभी भी जल रहे छोटे से लैंप को देख रही थी। वह जानती थी कि उस रात आसमान दो प्रार्थनाएं दर्ज कर रहा था, एक पछतावे वाले दिल से
एक माफ करने वाले दिल से, और उन दोनों के बीच एक कोमल रेखा थी जिसे ईश्वरीय न्याय कहते हैं। उस रात शहर शांत महसूस हो रहा था। बारिश अभी अभी रुकी थी, एक ताजा हवा छोड़कर जो ठंडक के साथ सीने में चुभ रही थी। अपने छोटे से घर में मीरा पूजा के आसन पर बैठी थी, उस छोटे से लैंप को देख रही थी जो हमेशा उसकी रात की प्रार्थनाओं का साथी रहा था। हमेशा की तरह उसने लंबी प्रार्थना नहीं की, उसके वाक्य सरल थे लेकिन सबसे गहरे दिल से आए थे। हे ईश्वर, अगर आपने मेरी कहानी का अंत लिख दिया है तो मैं प्रार्थना करती हूं कि उसका अंत शांतिपूर्ण हो। इसलिए नहीं कि मैं जीत गई, बल्कि इसलिए कि मैंने सब कुछ स्वीकार करना सीख लिया है। उसके आंसू फिर से गिरे, दुख के आंसू नहीं बल्कि राहत के आंसू। वह जानती थी कि जो कुछ भी हुआ वह महज एक संयोग नहीं था, और उस रात उसे लगा कि आसमान के पीछे कुछ चल रहा है। इस बीच राजेश बाजार के किनारे एक छोटी सी मस्जिद में बैठा था, जहां वह अक्सर बारिश से बचने के लिए रुकता था। कई दिनों से उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था। उसकी आखिरी बची हुई बचत सिर्फ एक बार के भोजन के लिए काफी थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा था जिसने उसे पूजा के आसन पर देर तक बैठाए रखा। भले ही उसके घुटने बता था, जहां बत करेंगे आखिरी बचत से बचा जिंदा था, और बचत से दुख रहे थे। उसने मस्जिद के पुराने कालीन को देखा और धीरे से फुसफुसाया, हे ईश्वर, मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैंने उसे घमंड में खो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज गले में टूट गई, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर पीछे से मस्जिद का एक बूढ़ा रखवाला एक साफ पूजा का आसन लेकर आया। बेटा, यह इस्तेमाल कर लो, वह फटा हुआ है। राजेश धीरे से मुस्कुराया, कोई बात नहीं चाचा, मैं तो बस नमाज पढ़ने आया था। रखवाले ने उसे कोमलता से देखा। अल्लाह के घर में कोई मेहमान नहीं होता, यहां सभी सम्मानित अतिथि हैं। वे सरल शब्द राजेश के दिल पर एक कोमल चोट की तरह लगे। उसने फिर से सिर झुकाया, बहुत देर तक सजदे में रहा, अपनी जिंदगी में किए गए सभी सजदों से ज्यादा देर तक। कुछ दिनों बाद दोनों के लिए जिंदगी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। मीरा को एक राष्ट्रीय केटरिंग कंपनी से स्वस्थ भोजन की आपूर्ति के लिए भागीदार बनने का एक बड़ा प्रस्ताव मिला। उसने इसे पढ़ते हुए लगभग विश्वास नहीं किया। हे ईश्वर, यह तो वह कृपा है जो मैंने कभी मांगी भी नहीं थी, उसने नम आंखों से कहा। उसी समय राजेश को एक साधारण से ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला। विडंबनापूर्ण लग सकता है, लेकिन उसके लिए यह एक वरदान था। वह पूरी कृतज्ञता के साथ काम करता, अब न कोई शर्म न कोई गुस्सा। एक शाम ढाबे के मालिक, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनका नाम श्री रेंद्र था, ने उसके कंधे पर थपथपाया। राजेश, तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, लेकिन तुम्हारे बात करने के तरीके से मुझे यकीन है कि तुम पहले कोई मामूली इंसान नहीं थे। राजेश बस धीरे से हंसा। पहले मैं एक साधारण इंसान बनना भूल गया था सर, अब मैं फिर से सीख रहा हूं। श्री रेंद्र मुस्कुराए। अच्छा है, भगवान कभी कभी हमें नीचे इसलिए नहीं गिराते कि हमें सजा दें, बल्कि इसलिए कि हमें बिना घमंड के खड़ा होना सिखाएं। उस रात ढाबा बंद करने के बाद राजेश दरवाजे के सामने बैठकर आसमान को देख रहा था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को सड़क के किनारे बैठे देखा, जो बासी रोटी से भरे प्लास्टिक के थैले को गले लगाकर रो रहा था। राजेश उसके पास गया। क्या हुआ बेटा? बच्चे ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है लेकिन यह रोटी बासी है। राजेश ने उस रोटी को देखा और फिर अपने बटुए को। उसमें सिर्फ 20-20 रुपये के 2 नोट थे। बिना सोचे समझे उसने वह पैसे उसे दे दिए। सामने वाले ढाबे से चावल खरीद लो, कहना राजेश अंकल ने भेजा है। बच्चे ने उसे हैरानी से देखा। अंकल, आप नहीं खाएंगे? राजेश मुस्कुराया। मेरा पेट भर गया है। तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर मेरा पेट भर गया है। बच्चा दौड़कर चला गया। जबकि राजेश ने आसमान को देखा, फिर से बारिश होने लगी, लेकिन इस बार उसने कोई छांव नहीं ढूंढी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर पड़ने दिया, और पहली बार वह बारिश में मुस्कुराया। हे ईश्वर, तो खुशी बहुत कुछ होने में नहीं बल्कि थोड़ा सा भी दे पाने में है। एक और जगह मीरा भी अपने घर की खिड़की से बारिश देख रही थी। अचानक उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर से कॉल। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। दूसरी तरफ से आवाज कांप रही थी। मैं राजेश बोल रहा हूं। मीरा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। जी, माफ करना मीरा, मैं बस यह कहना चाहता था कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। मैं अभी भी जिंदा हूं।
मैं अब एक ढाबे में काम करता हूं। ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं शांत हूं। मीरा मुस्कुराई। उसके आंसू अनजाने में गिर पड़े। भगवान का शुक्र है। जी, मैं अब आपके सफल होने की प्रार्थना नहीं करती। मैं बस यह प्रार्थना करती हूं कि आप ठीक रहें। राजेश सिसक पड़ा। तुम अभी भी ऐसा कह सकती हो, मेरे तुम्हारे साथ किए गए हर काम के बाद? मीरा ने धीरे से जवाब दिया। पहले मैं प्रार्थना करती थी कि भगवान न्याय दिखाएं। अब मुझे पता चला है कि न्याय तब नहीं होता जब आप गिरते हैं, बल्कि तब होता है जब आप आखिरकार सजदे में झुकते हैं। लंबी खामोशी। फोन के दूसरी तरफ केवल बारिश और दबी हुई सिसकियों की आवाज थी। मीरा ने आगे कहा, मैंने सब कुछ माफ कर दिया है। जी, मैं प्रार्थना करती हूं कि आपको वह शांति मिले जिसे आप पहले खोज रहे थे। राजेश ने धीरे से फुसफुसाया। मीरा, धन्यवाद। मैं आखिरकार समझ गया कि सबसे सच्चा प्यार वह है जो हमें भगवान की ओर वापस ले जाता है। उस रात दोनों ने दो अलग अलग जगहों से एक ही आसमान को देखा। मीरा हाथ उठाए हुए, राजेश सिर झुकाए हुए। दो दिल जो कभी टूट गए थे अब फिर से मिल गए थे। एक घर में नहीं, बल्कि एक प्रार्थना में। और शायद यही भगवान का उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देने का तरीका था। पुराने प्यार को वापस लौटाकर नहीं, बल्कि खोए हुए दिलों को वापस लौटाकर। उस सुबह सूरज की रोशनी मीरा के छोटे से घर की खिड़की से धीरे धीरे अंदर आ रही थी। पीछे के पेड़ पर पक्षियों की चहचहाहट एक नए दिन का स्वागत कर रही थी। रसोई में चमेली की चाय की खुशबू हवा में भरी हुई थी। वही खुशबू जो पहले भी थी, लेकिन अब इसका एहसास अलग था। ज्यादा शांतिपूर्ण, ज्यादा हल्का। मीरा अपने घर के बरामदे में बैठी थी, छोटे से बगीचे को देख रही थी जो अब चमेली के फूलों से भरा था। वे फूल सूखी मिट्टी के अवशेषों से बेतहाशा उगे थे, ठीक उसी तरह जैसे वह खुद घावों और आंसुओं से उगी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, हमेशा की तरह आज मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूं। मैं बस उस समय का इंतजार कर रही हूं जो एक नया अर्थ लेकर आए। अचानक घर के सामने एक मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक छोटा सा बैग लेकर उतरा। मीरा खड़ी हुई और उस चेहरे को पहचानकर मुस्कुराई। रेंद्र जी, उसने गर्मजोशी से कहा। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ मीरा जी, मैं राजेश का दोस्त हूं। उसने मुझसे आपको कुछ देने के लिए कहा है। मीरा ने भौहें सिकोड़ी। राजेश? श्री रेंद्र ने अपना बैग खोला और एक पुराना लिफाफा निकाला। उसने जाने से पहले यह पत्र सौंपा था। जाने से पहले? हाँ, वह शहर से बाहर चला गया है। कह रहा था कि वह गांव में एक छोटे से आश्रम की मदद करते हुए एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। मीरा चुप हो गई। उसने धड़कते दिल से वह पत्र लिया। उसने कहा, अगर आप अभी भी नाराज हैं तो इसे मत खोलिएगा। मीरा धीरे से मुस्कुराई। तो इसका मतलब है कि अब मैं इसे खोल सकती हूं। पत्र राजेश की लिखावट में था, जो अब कांपती हुई लेकिन भावनाओं से भरी लग रही थी। नमस्ते मीरा, मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू करूं, लेकिन मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि तुम तब धैर्यवान थीं जब मैं बुरा था, बल्कि इसीलिए कि तुमने मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाहा। तुम्हारी प्रार्थनाएं आसमान तक पहुंची और मैं जानता हूं कि उसी ने मुझे दूसरा मौका दिया। अब मैं एक छोटे से आश्रम में अनाथ बच्चों की मदद करता हूं। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हर बार जब वे मुस्कुराते हैं तो मुझे उस समय से ज्यादा अमीर महसूस होता है जब मेरे पास कार और महंगे सूट थे। मैं अब समझा हूं कि खुशी इस बात में नहीं है कि कौन साथ है, बल्कि इस बात में है कि कौन अभी भी आभारी रहना चाहता है। मीरा, मैं तुम्हें वापस नहीं मांग रहा हूं। मैं बस एक चीज मांगता हूं। अगर किसी दिन तुम शाम के आसमान को नारंगी रंग का देखो तो कृपया एक वाक्य ही सही, एक प्रार्थना फुसफुसाना, क्योंकि शायद उसी समय मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा होऊंगा। मुझे कभी प्यार करने के लिए धन्यवाद, तब भी जब मैं प्यार के लायक नहीं था। राजेश। मीरा के आंसू बिना आवाज के गिरे, लेकिन इस बार उसका रोना किसी नुकसान के लिए नहीं था, बल्कि उस स्वीकृति के लिए था जो आखिरकार पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। उसने नीले आसमान को देखा जो धीरे धीरे नारंगी हो रहा था। धीमी हवा चली उसके चेहरे को धीरे से छूते हुए। वह मुस्कुराई, अपनी आंखें बंद कीं और फिर फुसफुसाई, भगवान आपकी रक्षा करें। जी, जहां भी आपके कदम रुकें। कुछ महीने बीत गए। मीरा का टिफिन सर्विस का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। अब वह अपने घर के आसपास की विधवाओं को काम पर रखती थी, उन्हें रोजगार और जीने का एक नया उत्साह देती थी। हर बार जब वह उन्हें हंसते हुए देखती
तो मीरा को अतीत में खुद की याद आती और वह आभारी होती कि भगवान ने उसे दूसरों के लिए प्रकाश बनने का मौका दिया। एक शाम वह शहर के किनारे एक भजन संध्या में ऑर्डर पहुंचा रही थी। जैसे ही वह पहुंची, उसने आंगन के बगल में एक छोटे से मंदिर से आती भजन की आवाज सुनी। आवाज मधुर, गहरी और न जाने क्यों परिचित लग रही थी। खाना उतारने के बाद मीरा ने मंदिर की ओर देखा। लकड़ी की खिड़की के पीछे से उसने एक व्यक्ति को प्रार्थना का नेतृत्व करते हुए देखा। उसका चेहरा ज्यादा शांत, ज्यादा कोमल और ज्यादा विनम्र लग रहा था। वह राजेश था। उसने अब महंगा सूट नहीं पहना था, न ही कोई महंगी घड़ी, बस एक साधारण सफेद कुर्ता, एक पुरानी टोपी और एक सच्ची मुस्कान थी। मीरा वहीं खड़ी रह गई। अब न तो प्यार की कोई सिहरन थी, न कोई गुस्सा, बस एक असाधारण शांति थी। उसके दिल ने धीरे से कहा, यही जवाब है। हे ईश्वर, वापस आने के लिए एक मुलाकात में नहीं, बल्कि यह महसूस करने के लिए एक मुलाकात में कि हम दोनों ठीक हो चुके हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजेश मंदिर से बाहर निकला। वह छोटे बच्चों को पूजा की दरी साफ करने में मदद कर रहा था। जब उसने पार्किंग की ओर मुड़कर देखा तो उसने मीरा को वहां खड़े देखा, हाथ में भोजन की टोकरी लिए हुए। उन्होंने बिना शब्दों के एक दूसरे को देखा। फिर मीरा ने हाथ उठाया, मुस्कुराई और कहा, भगवान का शुक्र है जी, मुझे आपको शांत देखकर खुशी हुई। राजेश ने एक कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मुझे तुम्हें मजबूत देखकर खुशी है मीरा। न कोई गले लगना, न कोई वादा, बस दो मुस्कानें जिन्होंने सालों के सारे घाव भर दिए। मीरा हल्के कदमों से चली गई, जबकि राजेश उसे तब तक देखता रहा जब तक वह सड़क के मोड़ पर गायब नहीं हो गई। उसने शाम के नारंगी आसमान को देखा और फिर सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर यह आखिरी बार है जब मैंने उसे देखा है, तो इस नजर को इस बात का सबूत बनाना कि आपने उसके आंसुओं के जरिए मेरे पापों को धो दिया है। उस रात मीरा ने आखिरी बार अपनी किताब में लिखा, पहले मैं सोचती थी कि प्यार अधिकार जताना है। अब मैं जानती हूं कि सच्चा प्यार बिना खोए छोड़ देना है, क्योंकि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो भगवान उसे एक और भी सुंदर रूप में वापस लौटा देंगे, शांति। उसने किताब बंद की, मेज पर जल रही छोटी मोमबत्ती को बुझाया और फिर खिड़की के बाहर चमेली के बगीचे को देखा। वे फूल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे धीरे से फुसफुसा रहे हों। तुम घर पहुंच गई हो मीरा। सच्चा प्यार अधिकार की तलाश नहीं करता, बल्कि उस खुशी की तलाश करता है जो एक दूसरे को शांत करे। मीरा और राजेश शायद अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन वे एक ही दिशा की ओर जा रहे थे, भगवान की ओर।